नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ पहलगाम में जो कुछ दिन पहले काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक और दुर्भाग्यपूर्ण जो हमला किया गया है मासूम और निहत्थे लोगों पे, जिसमें 28 लोगों ने अपनी जान गंवाई। आतंकवादियों ने जिस बर्बरतापूर्ण जिस तरीके से लोगों को मौत के घाट उतारा है, ये कोई भी हिंदुस्तानी भूल नहीं सकता है और बहुत लंबे समय तक भूलेगा भी नहीं। जब पुलवामा हुआ था तो भी हम इसी तरीके से बहुत ज़्यादा आक्रोशित थे, लेकिन हमारी असली प्रॉब्लम यह है कि हम चीज़ें भूल जाते हैं। भारत के लोग, उनके साथ जब कुछ बुरा होता है ना तो वो बहुत जल्दी भूल जाते हैं और सरकार बस थोड़ा सा कुछ एक एक्शन लेगी और उसके बाद लोगों की मेमोरी से वो हादसा, वो हमला सब निकल जाता है। तो आज मैं आपको ये कुछ वजह बताना चाहता हूँ कि ये जो पहलगाम में जो हमला हुआ है, ये आखिर हुआ क्यों और कैसे हुआ, कौन इसका जिम्मेदार है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो सबसे बड़ा कारण है कि ऐसे हमले भारत में होते रहते हैं, वो इसलिए होते हैं कि हम आपस में ही हम एकजुट होके नहीं रहते। हमारे जैसे भारत में कहते हैं ना कि भारत में अनेकता में ही एकता है, नहीं है। अनेकता में एकता नहीं है, ये बात हम सब जानते हैं। और इसी बात का फायदा कुछ लोग उठाते हैं क्योंकि उनको सिर्फ उनसे अपना फायदा निकालना होता है। दक्षिण के राज्यों में जिस तरीके से भाषा को लेकर के लोग जिस तरीके से डिवीजन पैदा कर रहे हैं, एक दूसरे में मतभेद पैदा कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। आज क्योंकि भारत में हम भाषा को लेकर, जात को लेकर, धर्म को लेकर आज चूंकि हम आपस में लड़ रहे हैं ना, इसलिए हम खुद में ही कमजोर हो चुके हैं। भारत अंदर से कमजोर है तो बाहर से तो कोई भी आकर हमें मारेगा ना। और आतंकवादियों की तो मैं बात छोड़ भी दूं। जब हम आपस में लड़ते हैं, जब हम आपस में भाषा और धर्म और जाति को लेकर के और किसी भी चीज़ को लेकर के आपस में लड़ते हैं, आपस में झगड़ा करते हैं, आपस में मारपीट करते हैं, तो ये संदेश जाता है दूसरी देशों को, बाहरी ताकतों को ये संदेश जाता है कि भारत में चीज़ें नाजुक हैं। यही समय है भारत को दबाने का, यही समय है भारत से कुछ एडवांटेज लेने का, यही समय है भारत को नीचा करने का। क्योंकि सारी कंट्रीज, जितनी भी देश है दुनिया में, सभी अपने आप को ऊपर लाना चाहती हैं, अपने आप को दूसरे से ऊपर देखना चाहती हैं। तो कोई ये नहीं देखेगा कि भारत की क्या प्रॉब्लम्स हैं, भारत में क्या सल्यूशन आना चाहिए, ये कोई नहीं देखेगा। कोई हमारा भला नहीं चाहेगा। कोई भी दूसरी कंट्री, दूसरा देश हमें, हमारे जो कमजोरियां हैं उसका फायदा ही उठाना चाहेगा। और यही आज हो रहा है। आज अगर पाकिस्तान के कुछ लोग भारत में, या फिर चाइना के कुछ लोग भारत में, या फिर किसी और देश के कुछ लोग भारत में आकर के, या फिर भारत के अंदर ऐसी कोई स्थिति पैदा करते हैं जिससे भारत को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, तो इसका भले ही वो एक्शन ले रहे हैं, भले ही उनकी वजह से ये हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जिम्मेदार हम खुद भी हैं। क्योंकि हम आपस में एकजुट होकर नहीं रहते, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे को मारने और काटने में लगे रहते हैं। मुर्शिदाबाद में क्या हुआ, आप सभी जानते हैं मुर्शिदाबाद में क्या हुआ है। वक्फ एक्ट के खिलाफ जो प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण तरीके से होना था, ऐसा क्या हुआ जो आखिर 400 से अधिक परिवार मुर्शिदाबाद छोड़ के भाग गए। इसका उसका जिम्मेदार कौन होगा। ना तो उसमें तो सेंट्रल गवर्नमेंट कोई इन्वॉल्व नहीं था। कौन है उसका जिम्मेदार। ये सब सवाल के जवाब हमें कभी नहीं मिलते और पूछने पर भी
हमें बताया नहीं जाता है। आज भी बंगाल सरकार से ऐसी कोई बात निकल के सामने आई कि क्यों इतनी बड़ी तादाद में परिवार मुर्शिदाबाद छोड़ के भागे। फिर मैं देखता हूं कि कश्मीर के लोगों को बाकी राज्यों से निकाला जा रहा है। क्यों? अगर कश्मीर में ऐसा कोई घटना हुआ है तो कश्मीर के लोग जो बाहर अलग राज्यों में जाकर के काम कर रहे हैं, उन्होंने क्या बिगाड़ा है? वो तो अपना वहां पे जाके काम करने गए हैं, तो फिर उनको क्यों आप निकाल रहे हो अपने राज्य से? भारत की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि यहाँ पे लोग काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा उत्तेजित हो जाते हैं और उत्तेजना में आकर के कुछ गलत काम कर देते हैं। और ये सब काम जो है, दूसरे राज्यों से कश्मीरी बच्चों को निकालना, ये सब काम सही नहीं है। तो हमें खुद में समझना पड़ेगा कि ये सब जो हम दरारें पैदा कर रहे हैं अपने अपनों के बीच में, इसी वजह से आज हमारा देश अंदर से इतना कमज़ोर हो गया है कि बाहर ताकतों को पूरा मौका मिलता है कि वो आकर के उसको एक्सप्लॉइट कर सके। दूसरी बात, ये बात सही है कि कश्मीर में लोगों ने, जितने भी घायल हुए लोग, चाहे जितनों को भी चोट लगी, चाहे जितने भी मरे, उन सब के परिवारों की रक्षा की गई, उन सब की मदद की गई, सब कुछ हुआ है। लेकिन ये भी बात सही है कि वो लोग जिन्होंने आतंकवादियों को ये सारी जानकारी दी कि पहलगाम में सिक्योरिटी कम होगी, वहाँ पे लोग ज़्यादा हैं अभी, जिन्होंने भी ये पूरा षड्यंत्र रचा है, कश्मीर के अंदर ये सारा जो खेल हुआ है, नहीं तो ये जानकारी किसी को और कैसे मिल सकती है? तो ये बात भी सही है कि कश्मीर के अंदर भी ऐसे लोग हैं, अगर मदद करने वाले लोग हैं तो ऐसे भी लोग हैं जो कश्मीर को पीसफुल देखना नहीं चाहते हैं, जो भारत में नफरत फैलाना चाहते हैं और जो भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं। तो मेरा आज ये वीडियो जो भी देखेगा उससे मेरा यही कहना है कि अगर कश्मीर में अगर लोग मदद भी करते हैं तो कश्मीर में ऐसे भी लोग हैं जो भारत का भला नहीं चाहते। आपको क्या करना है? आपको सारे कश्मीरी से दुश्मनी नहीं करनी है, क्योंकि सारे कश्मीरी वैसे नहीं हैं। मैं खुद भी ये मानता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरीज, उनके दिलों में अच्छाई बसी है। बस एक ये छोटा सा सेगमेंट है, एक ये छोटा सा तमगा है जो कश्मीर में भारत के खिलाफ काम करता है और कश्मीरियों के खिलाफ काम करता है। और ये बहुत ही छोटा सा हिस्सा है, लेकिन कहते हैं ना, अगर एक भी खराब फल हो तो वो पूरे बगीचे को खराब बना सकता है, पूरे बगीचे को सड़ा सकता है। तीसरी बात जो मैं पहलगाम हमले से रिलेटेड जो करना चाहता हूं, ये है कि सुरक्षा चूक तो हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सुरक्षा चूक हुई है। हम सब ये जानते हैं कि पहलगाम का जो वो रास्ता है, वो जो पहलगाम की जो वैली है, वो अमरनाथ यात्रा से पहले उसको पूरी तरीके से सिक्योर किया जाता है हमारी सुरक्षा बलों के द्वारा। लेकिन ये सिर्फ अमरनाथ यात्रा से पहले होता है, यानी कि जून के महीने में होता है, क्योंकि जुलाई के महीने में अमरनाथ यात्रा शुरू होनी होती है। तो जून के महीने में वो पूरा रास्ता सिक्योर करती है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि इस बार वो जो वैली थी वो पहले से ही खुली हुई थी और उसमें लोगों को भेजा जा रहा था। कौन भेज रहा था? टूरिस्ट को वहाँ पे कौन भेज रहा था? टूर मैनेजर्स, जो ये पूरा प्रबंध करते होंगे, टूर का प्लान बना के देते होंगे लोगों को। होटल में जो लोग होंगे, होटल जो वहाँ पे चलाते हैं वो लोग। इन लोगों ने न तो सिक्योरिटी को बताया कि लोग वहाँ जाने वाले हैं या जा रहे हैं ऑलरेडी, न उनको ये बात पता थी
कि उनको कोई परमिशन लेनी पड़ेगी इसके लिए सिक्योरिटी फोर्सेस से। तो वो अपने अपने हिसाब से उनको लगा कि चलो खुला है ही वो पूरा जगह, तो वो अपने हिसाब से लोगों को वहाँ पे लेके चले गए, भेज दिया लोगों को। और सिक्योरिटी वालों को पता ही नहीं है। सिक्योरिटी वाले ये समझ रहे हैं कि जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली होगी जुलाई के लिए, तो जून में वो वहाँ पे सिक्योरिटी वहाँ पे लगानी है। तो ये जो कम्युनिकेशन गैप पैदा हुआ है वहाँ के लोकल लोगों में और सिक्योरिटी फोर्सेस में, इसकी अकाउंटेबिलिटी किसी को तो लेनी पड़ेगी। या तो ये जो वहाँ की जो पहलगाम की जो डेवलपमेंट कमेटी है, या तो वो ये बात तय करे कि हाँ हमारे तरफ से हम पहले जा कर के ये चीज़ डिस्कस नहीं किया हमने सिक्योरिटी फोर्सेस से, या फिर गवर्नर के ऑफिस हम नहीं गए, परमिशन लेने के लिए हम नहीं गए, ये हमारी गलती थी। या तो वो ये एक्सेप्ट करे, या फिर सिक्योरिटी वाले वो ये बोले कि नहीं हमें इस बात का अंदाज़ा ही नहीं था। और मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि ये पूरा जो प्लान बनाया गया है पहलगाम हमले का, ये ऐसा नहीं है कि इसकी प्लानिंग बहुत समय से की जा रही है। तो इसका मतलब ये है कि जिसने भी ये पूरा प्लानिंग किया है, जिसने भी पूरा षड्यंत्र रचा है, उसको ये बात अच्छी तरीके से पता थी कि पहलगाम में सिक्योरिटी फोर्सेस कम होती हैं और वहाँ पे लोग आने लगे हैं, ज़्यादा आने लगे हैं। इसीलिए, क्योंकि आप देखिए ना, 20 तारीख से लेकर के 22 तारीख के बीच में ही 1000 लोग पहुंच गए हैं पहलगाम वैली। और इसीलिए उन लोगों ने 22 तारीख का दिन चुना, क्योंकि वहां पर बहुत सारे लोग पहुंच गए थे और उतने सारे लोग एक ऑप्टिमम टारगेट थे। और इसीलिए टेररिस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा समय मिला, आधे घंटे से ज़्यादा समय मिला उनको लोगों को बस भगा भगा के मारने का। और कोई दूर दूर तक कोई पुलिस वाला, कोई आर्मी वाला कोई नहीं था। 45 मिनट बाद तो एक सीआरपीएफ के जवान के पास ये खबर पहुंची है, 1.5 घंटे के बाद सीआरपीएफ की पूरी एक टुकड़ी वहां पहुंची है। तो हम इस सब से समझ सकते हैं कि बहुत समय था आतंकवादियों के पास कि वो अपने मन के हिसाब से वहां पे जितनी मारकाट मचानी थी मचा सकते थे, और उन्हें मचा दिया। और इस सब का जिम्मेदार 60% मैं उस इंसान को मानता हूं जिसने ये पूरी प्लानिंग करके बताई है कि जम्मू एंड कश्मीर में पहलगाम वैली में इस दिन इतने लोग मौजूद होंगे, इस दिन हमला करना सबसे बेहतर होगा। वरना मेरा बस यही सवाल है कि ये हमला तभी क्यों हुआ जब 20 से 22 तारीख के बीच में 1000 लोग वहां पहुंचे हुए थे। तो ये बहुत ही बड़ा एक षड्यंत्र रचा गया है, और इसमें मैं बिल्कुल भी शौक नहीं होऊंगा अगर इसमें वहाँ के लोकल, मैं जे के सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पहलगाम वैली के जो संरक्षक हैं या फिर जो उनको चलाते हैं, पहलगाम वैली जो ओवरसी करते हैं, उनके अंदर से भी अगर कोई यहाँ पे टेररिस्ट लोगों का अगर कोई मुखबिर निकला तो मैं इसमें भी सरप्राइज़ नहीं होऊंगा, क्योंकि ये बात उन्हीं को पता हो सकती है कि पहलगाम वैली में आजकल चल क्या रहा है, कितने लोग पहुंच रहे हैं वहां पे। सिक्योरिटी लैप्स तो हुआ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस बात को मानती है। हम आपस में ऑलरेडी लड़ रहे हैं, ऑलरेडी इंडिया इतना ज़्यादा डिवाइड होता चला जा रहा है, अलग अलग चीज़ों को लेके, अलग अलग फॉल्ट लाइंस के ऊपर, धर्म हो गया, भाषा हो गई, कास्ट हो गया। जब तक हम ये फॉल्ट लाइंस पे बात करते रहेंगे, जब तक हम कास्ट, लैंग्वेज और रिलीजन पे बात करते रहेंगे, तब तक भारत कभी सेफ नहीं हो सकता है। ये सारी चीज़ें भारत को अंदर से दीमक की तरह खोखला कर रही हैं। अगर हम अंदर से खोखले हो गए तो बाहर से हमें हराना कितना मुश्किल होगा। इसलिए मेरा आपसे ये अनुरोध है, ये वीडियो जो भी देख रहे हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि आप इन सब चीज़ों के ऊपर सोचिए, गौर फरमाइए, समझिए, क्योंकि अगर हम
नहीं समझेंगे ना, तो ऐसे ही कोई भी आकर के, जैसे हज़ारों सालों से हमारे साथ होता होता आ रहा है, वैसे ही आगे भी कोई भी आएगा, लोगों को मार के चला जाएगा, और हम फिर शोक ही मनाते रहेंगे। कब तक शोक मनाते रहेंगे हम लोग? इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आशा है आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी, और इससे कुछ आप सोचने पे मजबूर होंगे, कुछ सवाल आपके मन में भी आए होंगे, और हो सकता है इससे हम एक कॉन्वर्सेशन शुरू करें कि भारत को डिवाइड करना बंद करो। धन्यवाद।